तो बच्चों, आज हम लोग न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का एक लास्ट टॉपिक है फ्रिक्शन। वो फ्रिक्शन करने जा रहे हैं और मुझे लगता है चलो फ्रिक्शन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन क्या है ऑलरेडी जानते हो। जब को भी आप साइकिल चलाते जा रहे हो, साइकिल का पैडलिंग छोड़ देते हो तो साइकिल क्या हो जाता है, रुक जाता है। रुक जाता है तो आखिर में रुका क्यों? जबकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहता है कि कोई बॉडी मोशन में रहेगा तो मोशन में ही रहेगा। लेकिन उस साइकिल को जब हम पैडलिंग करना छोड़ दिए तो कुछ दूर पर जाकर रोक लिया, यानी उस पर कोई फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, जो उस गाड़ी को, उस साइकिल को रोक लेता है। वो अपोजिंग फोर्स क्या होता है? वही फोर्स फ्रिक्शन होता है। तो चलिए हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से समझने की कोशिश करता हूँ। अब क्या है ना, एक ब्लॉक ले लिया किसी सतह पर, तब देखते हो जब इस पर हम कुछ फोर्स लगाते हैं, इस ब्लॉक पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो कम फोर्स लगाते हैं तो वे ब्लॉक क्या होता है, मूव नहीं करता है। तो क्या फोर्स कहाँ चला गया? जबकि हम न्यूटन्स का लॉ बताता है A = F/m, A = F/m, यानी हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब मास बड़ा होगा तो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, लेकिन एक्सेलरेशन तो होगा। अब क्या है ना, अब यहाँ पर देखा मैंने, ये फोर्स लगाया 1 न्यूटन, तो अभी बॉडी मूव नहीं कर रहा। यानी अब हम फोर्स किस तरह लगाते हैं, थोड़ा फिगर को थोड़ा इम्प्रूव कर देते हैं ताकि हमारा एक दूसरे से बढ़िया से एनालिसिस करे पाए। अब क्या है ना, इधर की तरफ हमने फोर्स लगाया F = 1 न्यूटन, तो अभी बॉडी मूव नहीं किया। F1 मान लिया, इसको F2 लगाया 2 न्यूटन, तो अभी बॉडी मूव नहीं किया इधर की तरफ। अब इस तरह से F3 लगाया 7 न्यूटन, तो अभी नहीं मूव किया। F4 लगाया 10 न्यूटन, तो अभी नहीं मूव किया। अब इससे F5 मैं लगाया 10.1 न्यूटन, बॉडी स्लाइड शुरू कर दिया। यानी इतना न्यूटन तक फोर्स लगाता था, वो फोर्स कहाँ चला जाता, उसका प्रभाव क्यों नहीं होता था? इसका मतलब एक फोर्स हो रहा है जो इस फोर्स को अपोज कर रहा है और इसमें कोई रिलेटिव मोशन होने नहीं दे रहा है। उसी फोर्स को क्या कहेंगे, फ्रिक्शन कहेंगे। तो फ्रिक्शन कहाँ लगा, यहाँ लगा। यानी F लगाया तो फ्रिक्शन को F छोटा F1 न्यूटन लगाया, जो इसमें कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने दिया। यानी बॉडी में नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। F1 + F1 दोनों का वेक्टर सम क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ फिर देखिए, जब मैंने F2 लगाया तो F2 ये भी 0 हो गया। F3 लगाया F3 तो अभी वेक्टर सम 0 हो गया। यानी F4 लगाया तो अभी हमारा वेक्टर सम 0 हो गया, क्योंकि उस समय तक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। जहाँ तक एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस हो रहा, F4 लगाया, बता दिया। अब F5 लगाया तो इसमें एक्सेलरेशन, तब हमारा F4 के लिए F5 जो हो रहा है वो 0 नहीं है, यानी कुछ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो कहने का मतलब हुआ, ये जब हम किसी बॉडी को स्लाइड कराते हैं, फोर्स लगाते हैं मूव करने के लिए, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो उसके रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो उस फोर्स को क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगता है, तो जहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जहाँ सरफेस है, सरफेस के पैरेलल डायरेक्शन में, सरफेस के सतह जो कांटेक्ट में है उसके पैरेलल डायरेक्शन में, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, तो इसी को फ्रिक्शन कहते हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया। अब क्या है ना, जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ रहा है। ये 2 न्यूटन हो गया, F3 कितना न्यूटन हो गया, 7 न्यूटन हो गया, F4 ये क्या हुआ, 10 न्यूटन हो गया। लेकिन F5 हमारा क्या है, 10 न्यूटन है, मैक्सिमम वैल्यू है। क्योंकि इससे ये 10 न्यूटन से ज़्यादा जब हो जाता है तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, 0 नहीं होता है। तो ये मैक्सिमम फोर्स इतना लगा सकता है अपोजिट डायरेक्शन में। जब अप्लाइड फोर्स हम 10 न्यूटन से ज़्यादा कर रहे हैं, तब ये हमारा जो
इधर का अप्लाइड फोर्स 10.1 कर दिया, तो ये इधर का फोर्स जो है फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाया और बॉडी आगे की तरफ क्या हुआ, स्लाइड किया। तो इससे 2-3 चीज़ हम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यानी यदि बॉडी स्लाइड करना शुरू कर दिया, मूव करना शुरू करता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये सेल्फ एडजस्टेबल है। क्या है? सेल्फ एडजस्टेबल है। अब क्या है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है क्या उसको देखिए। फ्रिक्शन क्या है? इट इज ए अपोजिंग फोर्स। क्या है? अपोजिंग फोर्स, मैंने विरोध करने वाला फोर्स है। इट इज ए अपोजिंग फोर्स विच, इट इज ए फोर्स लगा देते हैं। इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स, इट इज ए फोर्स है। कैसा फोर्स है? विच, इसको मिटा देता हूँ अब, विच अपोजेज द relative motion of a body when it moves, relative motion of a body when it moves over surface of another body। और क्या होगा? It acts parallel to surface of contact, and opposite direction of motion, and opposite, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन मतलब सरफेस ऑफ कांटेक्ट। और इस तरह से लगता है, इधर लग रहा था, इसको इधर फ्रिक्शन हो जाएगा। तो ऑलरेडी क्या है, ये रिलेटिव फोर्स मोशन को अपोज करता है, होने नहीं देता है। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद यदि अप्लाइड फोर्स, उस फोर्स से इसका फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन लगाने की एक लिमिट है, उसके बाद हमारा बॉडी आगे की तरफ स्लाइड होने लगता है, मूव करने लगता है। तो जितना ये बैकवर्ड में फोर्स मैक्सिमम लगा सकता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? एफ मैक्स। तो यहाँ एफ मैक्स कितना हो गया? 10 न्यूटन हो गया। एफ मैक्स क्या हो गया? 10 न्यूटन हो गया। अब यहाँ पर देखिए एफ मैक्स मैंने छोटा को हम फ्रिक्शन लिखेंगे, ये फ्रिक्शन के लिए सिंबल है छोटा, और बड़ा के लिए क्या है? एफ क्या है? अप्लाइड फोर्स। तो हम कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, हमेशा मैं फ्रिक्शन के लिए स्मॉल लिखूँगा। तो एफ मैक्स जो हमारा है वो क्या है? इसमें दिखाया 10 न्यूटन है। यानी ये किन किन बातों पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है, उसको देखते हैं। अब क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, जो हेवियर बॉडी रहेगा, भारी बॉडी रहेगा, उसमें ज़्यादा रहेगा। क्योंकि देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आप जनरली देखते हो, जो भारी चीज़ को ठेलना बहुत कठिन होता है, जबकि छोटी छोटी चीज़ को आसानी से हम पुश कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक हेवी ब्लॉक रखा हो, एक स्मॉल ब्लॉक रखा हो, तो हेवी ब्लॉक को एक पुश करना क्या होता है? कठिन होता है। यानी ये शो करता है कि जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है। तो इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए अब यहाँ से जनरल अनुभव में लीजिए, एक छोटा सरफेस बॉडी है, इसी सरफेस पर एक छोटा सा ब्लॉक है, ये है 20 kg का, चाहे 100 kg का मान लो, 100 kg का, ये है 10 kg का। किसको पुश करना, किसको खींचना आसान है? इसका आसान है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो यानी जब इसका वेट नीचे की तरफ काम करेगा तो इसका नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ऊपर की तरफ काम करेगा। यानी किसी भी बॉडी का वेट के हिसाब से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। वेट के हिसाब क्या होता है? वेट किसी चीज़ को हम नॉर्मल रिएक्शन से भी
रिलेट कर सकता हूँ। तो जिस बॉडी का वेट ज़्यादा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर चलिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। आर क्या है, आर है, चाहे कहीं कहीं एन लिखा रहता है किताबों में, अब मैं एन दे दिया। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन है। अब है, अब जब दो चीज़ क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब दो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसको इक्वलाइज करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ये फिजिक्स का एक यूनिवर्सल ट्रूथ नियम है। तो यहाँ पर भी हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, यहाँ पर म्यू एस लिख देता हूँ, एन लिख देता हूँ। अब म्यू एस क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये बात हो गया। अब हमारे पास फार्मूला आ गया, लेकिन ये जो वैल्यू है ये हम ऐसे लिखेंगे, लेस देन और इक्वल। ये एडजस्टेबल है, यानी एफ का वैल्यू इससे छोटा होगा, म्यू एस और एन से छोटा या बराबर होगा। यानी हमने क्या किया, ये तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होना कोई ज़रूरी नहीं होता। छोटा फोर्स लगाएंगे तो छोटा एफ होगा, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है, तो यहाँ तक हो सकता है। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है ना, वो यदि हम इसको कह दें एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो हमको लिखना पड़ेगा, बराबर का साइन देना पड़ेगा, म्यू एस एन देना पड़ेगा। एफ एल क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। यानी एफ एल क्या होता है, ये तो एफ मैक्स होता है। तो चलिए, ये हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए बारे में जानकारी था। अब क्या है ना, कुछ नियम है, इसको नियम में एथी कर दिया गया, नियमबद्ध कर दिया गया, ताकि इसके बारे में हमारा सारा जानकारी हासिल हो जाए। तो इसको 4 और 5 रूल हम लोग देते हैं, ताकि सारे लिखी हुई बात जो इसके बारे में जो जानकारी चाहिए, सारा जानकारी मिल जाए। तो चलिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रूल है, लॉ है, उसको देखते हैं। तो चलिए, क्या क्या रूल है इसको मिटाकर लिख देते हैं। तो फ्रिक्शन क्या होता है, पहला तो नियम आपको ऑलरेडी बता दिया, जब एक्सप्रेशन निकाला जाए, एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा चीज़ है, अब जानते हो इसका डायरेक्शन क्या हो, ये क्या काम करता है, तो अपोजिट द रिलेटिव मोशन, ये भी सही है। तीसरा बात क्या है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, या अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि मोशन कर रहा हो तो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब क्या है ना, 3-4 नियम को पढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन का क्या क्या नियम है वो देखते हैं। नियमबद्ध कर दिया है ताकि हमारा इसके बारे में सारी जानकारी हासिल हो जाए। तो चलिए, लॉज बता दें नियम में। एक होता है एफ ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा है, एफ क्या करता है, छोटा ना, फ्रिक्शन मतलब एफ क्या है, फ्रिक्शन है। एफ इज क्या है, आपको अपोजेज, अब एफ अपोजेज द डायरेक्शन, अपोजेज द रिलेटिव वेलोसिटी, अपोजेज द रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। ये हमारा क्या करता है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है। तीसरा है इट्स डायरेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, या और अप्लाइड फोर्स। यदि बॉडी रेस्ट में है तो अप्लाइड फोर्स के,
अप्लाइड फोर्स। चौथा है इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, ये दो सरफेस के इट डिपेंड्स, 1 2 3 4 पांचवा ना पॉइंट, पांचवा पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन द, it depends upon the nature of the material of surfaces which are in contact and roughness or smoothness of the surface, smoothness of the surfaces। तो सारे चीज़ आपको बता दिया। अब क्या है ना, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन तो अब निकालवे किए थे। एफ क्या है, अब बराबर करने के लिए म्यू एस एन लिखे थे। ये म्यू एस क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो नेचर ऑफ द मटेरियल सरफेस, दो सरफेस जो कांटेक्ट में है उसके नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है। और उसमें स्मूथनेस और स्मूथनेस कितना है या रफनेस कितना है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये बात मालूम हो गए। ऑलरेडी जानते हो जब हम फोर्स इधर लगाते हैं तो फ्रिक्शन इधर होता है, और यदि हम कोई बॉडी मूव कर रहा है तो कुछ देर के बाद क्या होती है, रुक जाती है जब हम अप्लाइड फोर्स नहीं लगाते हैं। तो ये सारे बात तो आपको जनरल अनुभव से ही मालूम है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है और लिमिटिंग फ्रिक्शन, दोनों में कौन ज़्यादा होता है। तो एक्चुअली जब वही बॉडी जब मूव करने लगता है तो उसका जो फ्रिक्शन होता है ना, वो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम हो जाता है, उतना नहीं रह पाता, थोड़ा सा उसमें कम हो जाता है। उसको ग्राफ के द्वारा बुकों में बताया गया है, चाहे इस तरह से देखा जाता है। जब आप इसको जनरल एक्टिविटी के द्वारा करोगे, आपको एक मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ। अब क्या है ना, ये आप ले लीजिए एक छोटा सा ब्लॉक लीजिए, टेबल पर एक छोटा सा ब्लॉक लीजिए जिसमें हुक लगाओ इस तरह से, इसमें स्प्रिंग बैलेंस को एडजस्ट कर दीजिए। अब क्या है ना, स्प्रिंग बैलेंस का ये वाला हिस्सा आप पुश कीजिए तो देखिएगा कम फोर्स लगाइएगा तो नहीं मूव करेगा, 2 न्यूटन लगाए तो नहीं मूव करेगा। अब क्या है ना, अब एक फोर्स आएगा, मैक्सिमम फोर्स जब लगाइएगा FL तो ये मूव करना शुरू हो जाएगा। FL के बाद, FL मैक्सिमम फोर्स है, लेकिन जैसे ही ये मूव करना शुरू हो गया, मैक्सिमम फोर्स तक जब रेस्ट में रहता है, उसके बाद FL के बाद जब फोर्स लगाइएगा तो ये स्लाइड होने लगेगा। तो FL मान लेते हैं यहाँ पर आपको आ रहा है 7 न्यूटन। तो जब ये स्लाइड होने लगेगा, जब ये मूव करने लगेगा, देखिए जी उसका फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, FK क्या हो जाएगा, 6.5 न्यूटन हो जाएगा, यानी 7 से कुछ कम हो जाएगा। तो ये बताता है लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। अब क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन उस समय लगता है जब बॉडी स्लाइड करने लगता है, एक सरफेस के, एक बॉडी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड करने लगता है। तो हम पढ़ रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, इसमें भी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कांस्टेंट लगाना पड़ता है म्यू के एन, जहाँ म्यू के क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल सरफेसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट के पर डिपेंड करता है, ये स्मूथनेस और रफनेस पर भी डिपेंड करता है, उसी तरह से जैसा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन में पढ़ा था। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। अब क्या है ना, अब क्या है, ये तो फ्रिक्शन हो गया। अब क्या इसमें आप देखोगे ये कोई बॉडी पर 2 फोर्स लगता है, एक फोर्स अप्लाइड है और एक फोर्स फ्रिक्शन है। तो इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स
ऑन द मूविंग बॉडी, जिस पर हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑन द मूविंग बॉडी पर क्या होगा, एफ आगे की तरफ, एफ के पीछे की तरफ। इसमें एक्सीलरेशन कितना हुआ, मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास मान लीजिए ए एम है, इसमें एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ। अब क्या है, ए बराबर क्या होगा, ए बराबर क्या होगा, तो आप देखोगे यहाँ एम से डिवाइड हो जाएगा, एफ इक्वल टू एफ के बटा एम ए। अब यदि हम ए को जीरो बना दें, ए को जीरो बना दें तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, आपको एफ माइनस एफ के बटा एम जीरो हो जाएगा। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप रिजल्ट निकालिएगा तो एफ बराबर एफ के हो जाएगा। यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर यदि हम अप्लाइड फोर्स लगा दें तो बॉडी पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जब जीरो हो जाएगा, इसमें नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, तो बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगा। क्या होगा, बॉडी यहाँ पर एफ के बराबर एफ, मैंने बॉडी पर नेट फोर्स जीरो हो गया तो बॉडी क्या होगा, बॉडी तो ऑलरेडी मूव कर रहा है ना, तो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। यही कंपटीशन में पूछे जाएगा, यदि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाए किसी मूविंग बॉडी में तो बॉडी की स्थिति क्या रहेगी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या होगा, द बॉडी क्या करेगा, द बॉडी will be move continuously, move with uniform velocity और कंक्लूजन निकालते हैं। अब क्या है ना, यदि हम एफ को ही जीरो कर दें, व्हेन एफ अप्लाइड फोर्स जीरो कर दें, तो जब किसी मूविंग बॉडी को जब अप्लाइड फोर्स जीरो कर दिया जाता है तो बॉडी क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ता है या घटता है। जब साइकिल को पैडल कर रहे हो, आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो, लेकिन जब साइकिल का पैडलिंग करना बंद कर देते हो तो साइकिल क्या होता है, चलते जाती है, लेकिन स्पीड घटते जाता है और एक समय ऐसी आती है कि साइकिल रुक जाती है, यानी बॉडी रिटार्डिंग होने लगती है। तो क्या है ना, एफ जीरो कर दे तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, एफ के, इसमें एफ जीरो हो गया तो माइनस एफ के बटा एम बराबर क्या हो गया, यही देखिए बराबर ये हो गया। कहने का मतलब हो गया, इसको वेक्टर भी दे सकते हो। अब क्या है, यानी निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, जब अप्लाइड फोर्स हो गया तो ये निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया, यानी बॉडी का स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, रिटार्डेशन होने लगा, निगेटिव एक्सीलरेशन हो गया। अब बॉडी एक समय के बाद क्या हो गई, द बॉडी विल स्टॉप, द बॉडी क्या होगा, विल बी स्टॉप्ड, कहीं जाकर रुक जाएगी। ये हुआ काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में। अब क्या है ना, यदि ग्राफ से तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में क्या रिलेशन होता है वो आप बढ़िया से देख सकते हो, समझ सकते हो, जो आपको परमानेंटली आपके माइंड पर बना हुआ रहेगा। अब क्या है ना, यहाँ से देख लीजिए, ये अप्लाइड फोर्स है, क्या है, अप्लाइड फोर्स, आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स इधर, ये क्या है, एफ है, यानी फ्रिक्शन है। तो जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स लगाते हैं वैसे वैसे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। उसके बाद वो क्या हो जाएगा, बॉडी जब स्लाइड मूव करने लगेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो स्लाइडिंग मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ तक गया, अब एक ऐसी स्थिति आती है, ऐसी आती है, यानी ए वाला फ्रिक्शन हमारा एफ के हो गया, जो बॉडी क्या होने लगेगा, फ्रिक्शन उसका कांस्टेंट हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं एफ एस, इसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन ये कहलाता है।
तो ये हुआ। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन को देखते हैं। अब कॉज ऑफ फ्रिक्शन को समझते हैं और उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो कॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है? जब कोई बॉडी को कांटेक्ट में रखते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो इसमें एक फोर्स लगता है, कांटेक्ट फोर्स। क्या फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का दो कंपोनेंट होता है। ये मान लें थीटा, तो इसको बोलेंगे नॉर्मल रिएक्शन, इसको लिखेंगे फ्रिक्शन। तो जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर रखा जाता है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है, जो नॉर्मल परपेंडिकुलर हमेशा होना जरूरी नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो कंपोनेंट होगा वो फ्रिक्शन होगा, और वर्टिकल के अलॉन्ग होगा वो नॉर्मल रिएक्शन होगा। यहाँ पर भी होगा, क्योंकि यहाँ पर भी बॉडी कांटेक्ट में है, मान लेते हैं, यहाँ तक बना देता हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा ना, कांटेक्ट फोर्स इधर होगा, ये होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये होगा फ्रिक्शन। तो इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन का कांटेक्ट फोर्स का, तो कांटेक्ट फोर्स, तो यहाँ लिखिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स क्या प्रोवाइड करता है? फोर्स प्रोवाइड्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। एंड नॉर्मल कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट क्या देता है? नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, जो बहुत सारे किताब में एन या कहीं कहीं आर से भी डिनोट किया जाता है, ऐसा है। तो यही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉज। अब बहुत दूसरे ढंग से भी लोग इसको समझाते हैं, तो और दूसरे ढंग से भी समझा देता हूँ। अब क्या है ना, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कॉज क्या है, कारण क्या है, उत्पत्ति कैसे हुई, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के रूप में हम देख सकते हैं, या दूसरे ढंग से समझाते हैं, कांटेक्ट फोर्स के ही टर्म में समझाते हैं। अब क्या है ना, अब मान लेते हैं कि दो सरफेस ऐसे है, देखने में स्मूथ लग रहा है, देखने में क्या लग रहा है, प्लेन लग रहा है, लेकिन एक्चुअली जब आप हाईली मैग्नीफाइड आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उसमें कुछ इरेगुलरिटी दिखेगा। क्या दिखेगा? इरेगुलरिटी, माने कुछ उभर खाबड़, हिंदी भाषा में बोलो तो, साधारण भाषा में बोलो तो उभर खाबड़ होगा। अब जब एक बॉडी को दूसरे बॉडी के ऊपर रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? इंटरलॉक हो जाएगा। एक का इरेगुलरिटी दूसरे के इरेगुलरिटी में इस तरह से फिक्स सेट हो जाएगा। इसको कहते हैं इंटरलॉकिंग। क्या कहते हैं? इंटरलॉक्ड हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया। अब इसमें क्या देखिएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स ये हो गया C, ये हो गया N, ये हो गया F। यहाँ पर जब देखिएगा तो ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये हो गया C, ये हो गया F। तो हर जगह पर अब क्या है ना, कांटेक्ट फोर्स एक तरफ होता नहीं है, इधर भी, यहाँ पर देखिएगा तो आपको दूसरी तरफ दिखाएगा। तो ये क्या है ना, तो सारे कांटेक्ट फोर्सेस का एडिंग करके हमको क्या निकलता है? फ्रिक्शन। अब कोई बॉडी इधर स्लाइड होना करेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा? इधर की तरफ आपको अपोजिंग फोर्स लगाएगा। और यदि हम इधर इस सरफेस का हम कांटेक्ट फोर्स लगाए देखें तो इधर होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर रहेगा। तो बॉडी को यदि इधर मूव करें तो ये वाला कांटेक्ट फोर्स काम करे, फ्रिक्शन काम करेगा, ये कांटेक्ट फोर्स का कंपोनेंट काम करेगा। और यदि हम किसी बॉडी को इधर मूव कराना चाहें तो कांटेक्ट फोर्स इधर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर हो गया। ये इधर मूव करें तो ये हमारा फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो दोनों तरफ कांटेक्ट फोर्स का डायरेक्शन होता है, नॉर्मल रिएक्शन, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी दोनों तरफ होता है। और ये जब इधर फोर्स लगाते हैं तो ये हमारा एक्टिव हो जाता है, और यदि हम इधर लगाएं तो इधर वाला एक्टिव हो जाता है। और इस तरह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है। अब चलिए आगे हम
और रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में जानते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में बताया गया है, वही है कॉन्टैक्ट फोर्स का पार्ट। जब कभी किसी बॉडी जब रोल करने लगता है ये चक्का के रूप में, तो ए इस तरह की डिफॉर्मेशन होता है, इसको KLM। तो क्या है ना, ये बॉडी इधर मूव करेगा तो ये LM को माउंट करना पड़ेगा, इधर जब मूव करना चाहेगा तो ये KL को माउंट करना पड़ेगा। दैट विल बी फोर्स कॉज ऑफ आपको रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन का क्या कारण हुआ, तो आप देखोगे व्हेन ए बॉडी लाइक will is placed over a surface, then क्या होगा, then surface is डिफॉर्म हो जाता है जैसा फिगर में बताया, एंड द व्हील क्या होता है, नीड्स टू माउंट ऑन दिस स्मॉल हिल। दिस इज cause of रोलिंग फ्रिक्शन। और क्या है ना, यही रोलिंग फ्रिक्शन का कारण है। लेकिन यदि इस तरह से हम प्लेन को रखें, देखिए यदि हम यहाँ पर रखेंगे तो एक पॉइंट कांटेक्ट में रहता है, और क्या होता है ना, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, FS 0 हो जाएगा, FK 0 हो जाएगा, यानी ये फ्रिक्शन 0 हो गया तो बॉडी क्या होगा, इसमें अप्लाइड फोर्स ज़्यादा मोशन प्रोवाइड करेगा, इसलिए क्या है। लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का कारण क्या बनता है, ये थोड़ा सा दब जाता है सतह, जिससे सतह को ऊपर उठना पड़ता है। इसमें क्या है ना, सिर्फ पॉइंट वाला ये पॉइंट क्या है ना, थोड़े समय के लिए कांटेक्ट में रहता है, और इसका में रिलेटिव मोशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इस तरह से वो आगे बढ़ते रहता है। तो हर पॉइंट क्या है ना, वो अपने जगह पर बना हुआ रहता है, और ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो इस तरह से इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन किसी पॉइंट का या काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है, इसलिए इसमें मोशन ज़्यादा प्रभावी होता है। और यहाँ की कहने का मतलब जो 1/100 टाइम्स और या 1/1000 टाइम्स आपका फ्रिक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो हमारे ट्रांसपोर्टिंग लाइन में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ गया, और इस तरह से हम फ्रिक्शन को ओवरकम करके बहुत सारा काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए आगे न्यूमेरिकल बनाते हैं एक दो ठो। चलो बच्चों, अब हम लोग एग्जाम्पल NCERT का 5.7 एग्जाम्पल है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच ए बॉक्स लाइंग ऑन इट्स फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन दैट म्यू के इक्वल टू 0.15, मैंने यह है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन। अब क्या है ना, ट्रेन को आगे मूव करना है, एक्सेलरेट करना है, ट्रेन ऐसे आगे एक्सेलरेट करेगा। अब क्या है ना, जब ट्रेन आगे एक्सेलरेट करेगा तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया तो इसमें रखा हुआ बॉडी पर एक फोर्स काम करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये एक्सीलरेशन इसका मान लीजिए ट्रेन का ये है, तो इस पर फोर्स कितना काम करेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, F = ma, इधर की तरफ काम करेगा। अब इसमें जब ये बॉडी पर ये क्या स्यूडो फोर्स पीछे लगेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे की तरफ रोक के रखेगा। तो इस पर दो फोर्स लगा। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम, इधर लग रहा है फ्रिक्शन, इधर लग रहा है स्यूडो फोर्स, F = F लग रहा है। तो बॉडी को जब रेस्ट में रहना है
तो ये 2 फोर्स लग रहा है, FBD निकाल दिया, किसका? FBD ऑफ द बॉक्स। तो FBD बॉक्स को हमको स्टेशनरी में रखना है, तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी F माइनस इसलिए लिख दिया कि इसका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा तो इसका माइनस डायरेक्शन होगा, तो ये हो गया। अब हम क्या लिख सकता हूँ? आपको F बराबर F लिख सकता हूँ। F का वैल्यू मैक्सिमम और क्या हो सकता है? तो म्यू के एन हो सकता है। तो अब F का वैल्यू हमारा म्यू के एन, एन बराबर क्या होता है? mg। तो F बराबर हमारा ये क्या हुआ? ये हो गया ma, ये F हो गया, ये छोटा होगा, म्यू के का वैल्यू 0.15, 0.15, एन का वैल्यू कितना है? mg। तो हमको एक्सीलरेशन निकालना है, जो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होगा? तब ये ट्रेन का मैक्सिमम एक्सीलरेशन इतना हो सकता है, जब स्टेशनरी की कंडीशन है तो ये बराबर की स्थिति आ सकती है। यानी F मैक्स जब होगा, F मैक्स होगा तो ये हो गया 0.15 mg होगा। तो इसको लिख सकते हैं F मैक्स भी हो गया, यानी इसको ma लिख सकता हूँ, max 0.15 mg, सॉरी a एक mm कट गया। अब a का वैल्यू क्या आएगा? a का वैल्यू आएगा आपको a मैक्स का वैल्यू क्या आएगा? 0.15, g का वैल्यू 10 ले लीजिए, तो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इस तरह से ट्रेन में रखा हुआ चीज़, यदि ट्रेन का स्पीड 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से हो तो इसमें इधर स्यूडो फोर्स है, इधर फ्रिक्शन, दोनों बैलेंस कर देगा, और इस तरह से रखा हुआ बॉडी, रखा हुआ ब्लॉक स्थिर रहेगा। अब चलिए दूसरा NCERT के जितने एग्जाम्पल है उसको बनाते हैं एक एक करके। चलो आज हम दूसरा NCERT का दूसरा एग्जाम्पल 5.8 को देखते हैं। इसमें बोला गया है ए मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है। पहले क्या है? हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है, सॉरी, किस प्लेन पर रखा हुआ है? हॉरिजेंटल प्लेन पर रखा हुआ है, इस तरह का प्लेन पर रखा हुआ है। इससे इसको धीरे धीरे इसे बढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे बढ़ाएंगे, इसको इंक्लिनेशन को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक ऐसा स्थिति आएगा जो लुढ़कना शुरू हो जाएगा। तो जब मैक्सिमम इंक्लिनेशन होता है उसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज, जहाँ से बॉडी स्लाइड करना शुरू कर देता है। तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में? एट एन एंगल 15 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल द मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड। ये थीटा क्या हो जाएगा? 15 डिग्री पर वो स्लाइड होना शुरू कर देता है, यानी एंगल ऑफ रिपोज है। जब वो मैक्सिमम एंगल जिस पर क्या होता है, कोई बॉडी स्लाइड होना शुरू कर देता है, उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। ये एंगल ऑफ रिपोज 15 डिग्री क्या है? एंगल ऑफ रिपोज, ये जान लीजिए, एंगल ऑफ रिपोज। अब क्या है? इसको रख दिया इस बॉक्स को यहाँ पर, तो कितने फोर्स इस पर काम कर रहे हैं? अब क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। अब हमको निकालना है जो इसमें कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगेगा, ये पूछ रहा है। और सारा चीज़ तो मालूम हो गया, थीटा 15 डिग्री है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 kg है, और इसमें कुछ हमको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है ना, अब ऐसा स्थिति पर आ गया यहाँ पर ये स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो गया? ये मैक्सिमम हो गया, F मैक्स। तो ये बात आ गई। तो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है देख रहे हैं। इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ mg, जस्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। इसका नॉर्मल कंपोनेंट सतह के परपेंडिकुलर होता है, इस सतह पर ऑब्जेक्ट की सतह होता है ना, उसकी परपेंडिकुलर होता है। अब क्या है, अब यहाँ पर इसको पीछे बढ़ाता हूँ तो ये एंगल थीटा हो गया। तो ये mg का इधर वाला कंपोनेंट क्या कहलाएगा? mg cos थीटा। और mg का ये वर्टिकल कंपोनेंट इधर काम कर रहा है, mg sin थीटा। एक बात बच्चों को समझ में नहीं आती, ये थीटा कैसे हुआ इसको बताता हूँ।
अब आपको समझ में नहीं आता तो इस लाइन को यहाँ पर बढ़ा दीजिए, ये थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग वाली ये बराबर होगा। अब क्या है ना, यदि इसको आप पूरा कर लेते हो तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया। ए और ए क्या है, ये इस सतह के नॉर्मल है तो ये पूरा 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला क्या है, थीटा है। फिर से इसको देखिए, यदि ये सतह है, यहाँ पर थीटा बना रहा है, तो इस सतह पर परपेंडिकुलर यदि हम ड्रॉ करते हैं इस सतह पर, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इसको पीछे बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा, ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। ये पूरा एंगल कितना है, 90 है। अब यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 90 बन गया, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। तो ये पूरा एंगल कितना है, 90 है, जिसमें से 90 माइनस थीटा निकल गया, तो इधर वाला कितना बचेगा, थीटा ही ना बचेगा। तो चलो ये थीटा कैसे हुआ आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ता हूँ, तो ये थीटा है तो mg इधर डाउनवर्ड, तो इसका mg cos थीटा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये इससे 90 डिग्री पर, इससे 90 डिग्री पर इधर mg sin थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। अब क्या है ना, बॉडी को हमको वहीं पर रखना है, लेकिन बॉडी पर कितने फोर्स लग रहा है उसको देखेंगे, क्योंकि बॉडी को स्लाइड नहीं होना है। तो कितना मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा, एफ मैक्स कितना होगा, ये निकालना है। अब क्या है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए अब हम आगे करते, सॉरी ये थीटा ठीक है। अब क्या है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ऑब्जेक्ट का। तो इधर हो गया क्या, एफ मैक्स, इधर हो गया क्या, mg साइन थीटा, इधर नॉर्मल रिएक्शन एन, और इधर mg कॉस थीटा। तो बॉडी तो इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जाता, दोनों बराबर हो गया, लेकिन n बराबर क्या हो गया, mg कॉस थीटा हो गया। बॉडी इधर भी नहीं जा रहा है, इधर भी नहीं जा रहा है, बैलेंस में है, तो दोनों बराबर है। एफ मैक्स बराबर क्या हो गया, mg साइन थीटा हो गया। अब क्या है ना, ये दोनों को डिवाइड कर दीजिए। कैसे डिवाइड कीजिएगा, देखिए आपको यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ। अब क्या कीजिए, एफ मैक्स बटा एन, तो क्या आएगा आपको mg साइन थीटा बटा mg कॉस थीटा, ये कट गया। अब देखो ये एफ मैक्स बराबर क्या होगा, म्यू एस एन होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ मैक्स बटा एन करेंगे तो यहाँ पर म्यू एस हो जाएगा कि नहीं। तो हम एफ मैक्स बटा इसको म्यू एस भी लिख सकता हूँ। अब क्या है ना, अब हमारा क्या वैल्यू हो गया, म्यू एस का वैल्यू क्या हो गया, टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब क्या हुआ, टेन थीटा, थीटा कितना है 15, तो थीटा का टेन 15 का वैल्यू क्या होता है 0.27। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, ताकि ये स्लाइड नहीं करे, तो 0.27 होगा। बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक लास्ट प्रॉब्लम जो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में ही बनाया हुआ है उसको करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। 2-3 मिनट का टाइम और लगेगा और मैं इसको जस्ट फिनिश कर देता हूँ। चलो आपको समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूँ। चलो बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है उसको समझते हैं। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। देखिए ब्लॉक है, ट्रॉली है, ये ब्लॉक है, ये सिस्टम है। दिखाया है जो एक पोल यहाँ पर पुली से इस तरह से अटैच है, एक इसमें स्ट्रिंग बांधा हुआ है, पुली पर लाया हुआ है, इसके नीचे एक लोड को लटका दिया गया है और यहाँ पर 3 kg का वेट किया गया है। तो 3 kg मतलब 30 न्यूटन, 3 × mg करेंगे तो 30 न्यूटन नीचे की तरफ लोड है। टेंशन तो बॉडी से दूर की तरफ होता है, यहाँ भी टेंशन ये ब्लॉक से दूर की तरफ होगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर की तरफ लगेगा। अब क्या है ना, अब क्या बॉडी क्या कर रहा है,
इफ म्यू के 0.04, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, 0.04। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब क्या है ना, ये बैलेंस कंडीशन में है, ये क्या है, एकदम संतुलित अवस्था में है, और इसमें तब पूछ रहा है जो व्हाट टेंशन क्या होगा। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर। एक मिनट, एक्सीलरेशन भी पूछ रहा है, यानी बैलेंस में नहीं है। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन फिगर इफ म्यू के 0.04। कितना एक्सीलरेट कर रहे हैं, कितना एक्सीलरेशन क्या है, ठीक है, यानी रेस्ट में नहीं है, एक्सीलरेट हो रहा है। अब क्या है, म्यू के इतना है। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, और इसमें स्ट्रिंग में टेंशन कितना है। तो चलिए आगे पढ़ता हूँ और इसको बनाता हूँ। अब फ्री बॉडी डायग्राम, मान लिया कि बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है, डाउन मूव कर रहा है, उसका एक्सेलेरेशन ये है। तो ऑलरेडी ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, तो इसका एक्सेलेरेशन इधर ए होगा, तो इसका एक्सेलेरेशन ए होगा, क्योंकि हमारा एक्सेलेरेशन स्ट्रिंग हमारा टूट नहीं रहा है, तो इसको एक ही एक्सेलेरेशन देगा, एक ही साथ ये मूव करेगा, एक ही स्पीड से मूव करेगा, एक ही एक्सेलेरेशन से मूव करेगा। तो कहने का मतलब 20 kg में वही एक्सेलेरेशन होगा जो 3 kg में होगा, क्योंकि ये दोनों एक रस्सी से बांधा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्री बॉडी डायग्राम 20 kg का बनाते हैं। FBD किसका बनाते हैं, ऑफ 20 kg। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जो इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। तो इधर लग रहा है, उधर की तरफ लग रहा है टेंशन, और इधर लग रहा है फ्रिक्शन। तो F टेंशन ही ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी को हमने मान लिया कि इधर एक्सीलरेट कर रहा है, इधर की तरफ, तो टेंशन ज़्यादा माना, FK को कम माना। हमारा ये बॉडी इधर एक्सीलरेट हो रहा है, तो किस एक्सीलरेशन के साथ हो रहा है, तो 20 मास इंटू एक्सीलरेशन, तो 20 से लिख दिया, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पर फोर्स एक्सीलरेशन लिख दिया, इक्वेशन 1 बना दिया। अब मैं दूसरे बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं, जिसमें क्या क्या फोर्स लग रहा है। 30 न्यूटन नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, अब बॉडी हो रहा है एक्सीलरेशन नीचे की तरफ। तो यानी हमारा 30 न्यूटन बड़ा है, टेंशन छोटा है। तो 30 FBD किसका बनाएंगे, FBD ऑफ 3 kg। तो नीचे लग रहा है 30 न्यूटन, ऊपर लग रहा है टेंशन, और बॉडी एक्सीलरेट हो रहा है नीचे की तरफ 3 है। इक्वेशन 2 हो गया। अब इसी से हमको निकालना क्या है, टेंशन और एक्सीलरेशन, दो चीज़ निकालना है। तो चलिए, अब हम क्वेश्चन से हमको कोई लेना देना नहीं है, जो हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम क्वेश्चन से निकाल लिए हैं। हमको एक्सीलरेशन निकालना है, टेंशन निकालना है। तो चलिए, हमारे पास 2 इक्वेशन आया, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और आंसर को पाना है, कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। अब क्या है ना, 2 इक्वेशन आ गया, दोनों को ऐड करें तो टेंशन कट जाएगा, तो एक्सीलरेशन निकल जाएगा इससे। देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो T माइनस FK इक्वल टू 20A, 30 न्यूटन माइनस T इक्वल टू 3A। जोड़ता हूँ, T प्लस माइनस कैंसिल, 30 न्यूटन, FK काइनेटिक फ्रिक्शन, और 23A। तो हम FK को निकाल सकते हैं 30, ये म्यू के बराबर क्या होता है, म्यू के N 23A। ये 30 लिखा, म्यू के जगह पर क्या है 0.04, N के जगह पर क्या लिखते हैं mg। तो N का वैल्यू m कितना है 20, g का किसका निकालना है, g का वैल्यू कितना है 10, और यहाँ पर हमारा कितना आया है 23, ये आया है। तो इसको 30 हो गया, और यहाँ से ये बटा 100 हो जाएगा, 4/100, तो 2 0 काट देगा, तो 4 दूना 8 बराबर 23A। ये क्या हुआ 22 बराबर 23A। तो ए का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ लिखिए, ए हमारा निकालना था, ये बराबर हो जाएगा 22/23, 22/23, यहाँ 23 लिखिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब इसको 0 डेसिमल में बदलिए तो 0.96 कुछ ऐसे आएगा। अब चलिए आगे बढ़ता हूँ, हमको टेंशन निकालना है। टेंशन किस इक्वेशन में डालें हैं, टेंशन यहाँ पर निकालता हूँ। T बराबर क्या हुआ 20A अब प्लस
एफ के। 20 ए का वैल्यू कितना है 20/23, एफ के बराबर क्या है 8 आया है। एफ के का वैल्यू कितना है 8, तो 8 लिखा और इसको जोड़ दिया तो ये क्या हुआ 440/23 यहाँ लिखा, इसको 8 3 24, 8 दूना 16 20/23। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या 644/23 इतना न्यूटन आग हो गया। अब डेसिमल में बदल दीजिए कितना आ रहा है, लगता है 27.1 न्यूटन होगा। चलिए ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, तो मैं समझता हूँ ये आप पूरा एक शॉट में मैं एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिया हुआ था उसको समझाने की कोशिश किया। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन एक टॉपिक छूटा हुआ है, देख लीजिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, यदि कोई बॉडी कांटेक्ट में है तो ये कांटेक्ट फोर्स है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये फ्रिक्शन है, तो ये सी आई एन इसके बीच में जो थीटा बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो चलिए सारा पॉइंट मैं आपको एक वीडियो में जो एनसीईआरटी में दिया हो तो बताने की कोशिश किया। तो चलो मैं समझता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। एनसीईआरटी के किताब को 1-2 बार पढ़िए और मेरा जो वीडियो है इसको देखिए, आपकी सारी बातों की जानकारी बहुत आसानी से हो जाएगी। थैंक यू। तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको बार बार देखकर 2-3 बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिएगा, पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। थैंक यू।